हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि इसका नाम इम्प्लाइज कर रहा है, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमारी लाइफ में जो रिसोर्सेज है, अगर हम टेक्निकली देखें तो वो हमारे पास अवेलेबल है, एक्सेस करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक के बेसिस पे देखें तो वो यानी कि पॉसिबल भी है और कल्चरली वो क्या है, एक्सेप्टेबल भी है। ये हमें पता है। जो जो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उनके बीच में यानी कि एक रिलेशनशिप होता है। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या होता है, नेचर होता है। सबसे सेंटर में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आता है। एंड ह्यूमन बीइंग के 3 पर्सपेक्टिव है। सबसे ऊपर आता है हमारा नेचर, एंड एक साइड आता है हमारा टेक्नोलॉजी, एंड एक साइड आता है हमारा इंस्टीट्यूशन। जो ये आपका डायग्राम है, इसके बेसिस पे जो जो थिंग्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन चीजों के रिलेशनशिप में होता है। अब ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन तीनों चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रिएट करके उनको एक्सेलरेट करते हैं। दैट मीन्स उनको, उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको यानी कि स्पीड अप करते हैं। जो ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ऐसा हम यानी कि पहले से ही पढ़ते आए हैं। हमने पहली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लेकिन अब हम इसको रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होते हैं। वो रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन बींग्स के फंक्शंस होते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ह्यूमन बींग्स है वही इसको बनाता है एंड वही उसको कंज्यूम भी करता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वही एक क्या है, यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। अगर ह्यूमन बींग्स यानी कि नहीं होगा तो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, भाई क्यों वो इतना इसेंशियल प्रोसेस है, वो जो यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, दिस इज आवर इन्वायरमेंट। इसमें जितनी भी थिंग्स अवेलेबल है रिसोर्सेज के, यानी कि रिसोर्सेज के थिंग्स में जो चीजें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, उनको वो यूज करके रिसोर्स बनाते हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं वो यानी कि फर्दर भी क्लासिफाइड होते हैं। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो बायोटिक एंड अबायोटिक, एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब कि कोई चीज एक तरीके से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स। देखिए हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो है फर्दर डिवाइडेड है किसमें, नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स में। जो हमारे नेचुरल और फर्दर डिवाइडेड किसमें है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल फर्दर डिवाइडेड है कंटिन्यूअस या फिर फ्लो बोल सकते हैं, जैसे कि विंड वाटर वाले फॉर्मूला है। और बायोलॉजिकल में, बायोलॉजिकल आगे फर्दर डिवाइडेड है नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रिसाइक्लेबल जैसे कि मेटल, नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमन बींग्स जो है वो 2 टाइप से ही रिलेटेड है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी कि ये जो है ये ह्यूमन बींग्स होते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर हम रिसोर्सेज के टाइप्स की बात करें, अब हम रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो यानी कि हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि फ्लोरा, फ्यूना, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। अबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से, जो रिसोर्सेज हमें नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होते हैं, जैसे रॉक्स, मेटल।
अब अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें, यानी कि कितने यानी कि एग्जॉस्ट हैं हमारी लाइफ में, कितने नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जो फिर से रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किससे? फिजिकल, केमिकल या फिर जो मशीन मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं उनसे रिन्यू किए जा सके। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिसोर्सेज यानी कि बहुत लंबे टाइम तक यानी कि ओक्योर नहीं होती, यानी कि बहुत लंबे टाइम के बाद ये ओक्योर होते हैं, जैसे मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स। जो मेटल्स हैं वो रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज हैं, वाइल जो फॉसिल फ्यूल्स वो क्या है? नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ओनरशिप की। अगर ओनरशिप की बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेक्स्ट नेशनल एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल से ऑन किए जाते हैं, जैसे कि मैं हो गई, आप हो गई, यानी कि आप प्राइवेटली किसी चीज को आउन करते हो, जैसे कि आपका खुद का घर है, खुद के पोन्ड है, खुद का पेस्चर लैंड है, खुद के वेल्स में पानी है, खुद का पानी है। कम्युनिटी जो यानी कि आपकी सोसाइटी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका यानी कि पब्लिक पार्क है, पार्क में आप भी जा सकते हो और आपकी जो सोसाइटी है वो भी जा सकते हैं। पिकनिक स्पॉट्स हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, या फिर जहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती है उनको यानी कि ब्यूरियल ग्राउंड जहाँ पे उनको दफनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, हमने कम्युनिटी देखा कि एक सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल है, जो रिसोर्सेज नेशन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, दैट मीन्स रोड्स हो गया, कैनल्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सारी क्या है? लीगल पावर है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है पब्लिक गुड के लिए, इनकी नेशनल रिसोर्सेज, इनका इनकी रेलवेज हो गए, कैनल्स हो गए, रोड्स हो गए, उनका हम यूज कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, इनकी कोई भी उनका यूज कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आउंड होते हैं, जैसे ओशियनिक रिसोर्सेज हो गया, स्पेसिस हो गया। एक फैक्ट है, इंडिया को क्या मिला है? राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियंस। माइन मैग्नीज नोड्यूल्स, दैट मीन्स एक तरह का सेडिमेंट शेप का, एक तरह का अखरोट होता है जो मैग्नीज और किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। ये इसका जो एरिया है वो यानी कि एक्सक्लूसिव यानी कि जो बाहर वाला जोन होता है वहां पे ये लाई करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट के स्टेटस की। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो यानी कि एक रीजन है, उसमें आ तो गए हैं लेकिन अभी यूज नहीं हुए हैं, उनका यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी जो गुजरात और राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की, जो यानी कि सर्वे हो गए हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यूटिलाइजेशन में ला दी गई है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टॉक और रिजर्व्स की, ये भी जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे ही है। स्टॉक जो है, स्टॉक क्या होता है? इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स, जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मटेरियल्स होते हैं, लेकिन उनके यानी कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको इनकी एक्सेस कर सके। जैसे कि रिच सोर्स है एनर्जी का वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर में जो होता है वो रिच सोर्स होता है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम यानी कि यूज कर सके। रिजर्व्स, दैट मीन्स सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक का सबसेट होता है कि ये यूज में ला दिया गया है किसकी मदद से? टेक्निकल हेल्प से, लेकिन अभी इसका यूज जो है स्टार्टेड नहीं हुआ है। रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। जो रिसोर्सेज है वो यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ की यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिसोर्सेज का इनकी बहुत गंदे तरीके से, बहुत
रिस्कलेसली इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में उसको यूज कर रहे हैं, ये बिलीव कर रहे हैं कि वो जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इससे क्या हो गया है, इससे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स लेड हुई है। फर्स्ट वन इज डेप्लीमेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जो रिसोर्सेज का डेप्लीशन है, डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका यानी कि इनको खत्म कर दिया जा रहा है कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लालच को सेटिस्फाई करने के लिए। जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हैंड में उनका कलेक्शन हो पाया है। उसने क्या किया है, जो कंट्री है उसको, सोसाइटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है, रिच एंड पुअर, haves and have nots. Haves that means rich and have nots that means poor. Indiscriminate exploitation. रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन, ओजोन लेयर डिप्रेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन जैसी सिचुएशंस जो है वो राइज हो रही हैं। कुछ ऐसे रीजंस है रिसोर्सेज के डेप्लीशन के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, माइनिंग हो गया, और क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन भी इसके लिए बहुत ज्यादा कोज है इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, रिसोर्सेज हैं वो यानी कि उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत क्या हो गया है, इम्पोर्टेंट फीचर हो गया है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। उसकी जो लाइफ की क्वालिटी को और ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड है रिसोर्सेज का वो कुछ इंडिविजुअल्स या फिर कंट्री के लिए ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो जो इनकी प्लेनेट का फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम रिसोर्सेज का यूज करते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन तो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर में इनकी लैक हो जाएगा और जो प्लेनेट है वो डेंजर में आ जाएगा। जो रिसोर्स प्लानिंग है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि जितनी भी लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सब्सिस्टेंस एग्जिस्टेंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस दैट मीन्स एग्जिस्टेंस इन अ suitable manner without damaging environment, बिना environment को डैमेज किए बिना ही हमें जो हमारी नीड्स है उनको सूटेबल मैनर में उनको यूज करना होगा हमारे रिसोर्सेज को। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जो डेवलपमेंट है वो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में हो रहा है वो उसको यानी कि उसको फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होगा। प्रेजेंट में जो पीपल प्रेजेंट में है उनको जितने रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन को भी उतने रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक यानी कि समिट बनी थी, समिट दैट मीन सम्मेलन, रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992, जून 1992 में ये हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो स्टेट्स हैं उसके 100 हेड से भी ज्यादा यहाँ पे मिले थे। और जो ये समिट है इसने जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ग्लोबल लेवल पे जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ये वाली प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है इसको एड्रेस करने के लिए ये हुआ था। जो लीडर्स थे जो यानी कि उसमें उस असेंबली में जो लीडर्स थे उसने जो एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के डिक्लेरेशन को साइन कर दिया गया था। रायो
कन्वेंशन में इसने यानी कि पब्लिक अप्रूवल की तरह ग्लोबल फॉरेस्ट के यानी कि प्रिंसिपल्स बनाए थे और एक एजेंडा अडॉप्ट किया था, एजेंडा 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। एजेंडा 21 क्या था? इसमें क्या था, जो वर्ल्ड लीडर्स जो रायो डी जेनेरियो में यानी कि मीटिंग हेल्ड हुई थी, वहां पे जो लीडर्स उन्होंने मेट किया था, तो यूएनसीईडी पे जो ये साइंड हुआ था, ये फंडा, इसमें क्या एम करता था, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अचीव होगा, इसका मेन मोटिव ये था। और जो इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है, जो पॉवर्टी आ रही है और ग्लोबल कोऑपरेशन से जो डिजीजेस हो रही हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए, म्यूचुअल नीड्स के लिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर हो रही है, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि इसका यानी कि इसके विरुद्ध जा सके और यानी कि इनको अच्छे से इनको रिजॉल्व भी कर सके। मेजर ऑब्जेक्टिव, हर लोकल गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि वो एजेंडा 21 को खुद का लो माने और उसको एक्सेप्ट भी करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो अगर हम जस्टिफाई करें तो ये वाइडली रिसोर्सेज के यूज के लिए वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। ये कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक स्कोप की तरह वर्क करता है, जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में इनरमस क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इंडिया में पाए गए हैं। ये ऐसे रीजंस होते हैं जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज में क्या होती है, इनकी कमी होती है। जो इंडिया है वो उसके पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कुछ जो है, कुछ रीजन्स में वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन कुछ रीजन्स में उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है वो मिनरल और कोल में रिच है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो उसकी लैक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आधारभूत संरचना होती है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज की बहुत ठीक मात्रा में है, लेकिन वो भी किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वो लैक करता है। राजस्थान जो है बहुत अच्छी मात्रा में क्या पाई गई है, सोलर और विंड एनर्जी पाई गई है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में लैक करता है। कोल्ड, जो लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, वो कंट्री जो बच गई है उसमें से सेपरेटेड है। ये बहुत ज्यादा इनके कल्चरल हेरिटेज में रिच माना जाता है, लेकिन यहाँ पे किसकी कमी है, वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और कुछ विटल जो इनकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी भी कमी है। जो बैलेंस रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग नेशनल, स्टेट्स और रीजनल और लोकल लेवल पे होनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कैसे होती है। हमारे इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है। सबसे पहला स्टेप है वो रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करेगी, फिर उसको इनकी रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करेगी, फिर उसको इन्वेंट करेगी सर्वेइंग से, यानी कि मेजरिंग से, मैपिंग से, और रिसोर्सेज का एस्टिमेट बढ़ाएगी कि भाई इतना इतना रिसोर्स है और इतना इतना इसमें लगेगा। एक प्लान वो इन्वॉल्व करती है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, स्किल से, इंस्टीट्यूशनल से, ताकि वो अपना जो उसने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर सके उस पे, यानी कि अमल पास के एक तरीके से। अगर हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम उसकी मैचिंग की बात करते हैं, तो वो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में डेवलप कर जाती है। कुछ अगर यानी कि ये करने से रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये अलग अलग तरह की रिसोर्सेज जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करती है। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अलग अलग तरह के उनसे कंजर्व करती है, और जो बाकी के जो रिसोर्सेज रह गए उनको ट्रैक में लाती रहती है। ये जो रिसोर्सेज की जो वेस्टेज हो रही है उसको भी रिड्यूस करती है। जो इंडिया है उसने रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। किसमें डाले हैं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में। जो रिसोर्सेज रीजन्स में अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज की, उनके डेवलपमेंट की एक बहुत ज्यादा क्या है नेसेसिटी कंडीशन बन गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी प्रेजेंस डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गई है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? फर्स्ट रिलेशनशिप है जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो कोरस्पॉन्ड करती है किसके साथ? टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी चाहिए है और यानी कि डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वायर करती है। हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं जो रिसोर्सेज में रिच हैं, लेकिन जो ये रिसोर्सेज हैं ये बैकवर्ड रीजन्स में जो पिछड़े वर्ग वाले रीजन्स हैं उनको भी ये इंक्लूडेड करती है। दूसरी तरफ ऐसे कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो पुअर रिसोर्स बेस पे हैं, मतलब कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास बहुत शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है? डेवलप्ड है। Colonization and resources, that means settlement and resources। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको जो हमारी रिसोर्सेज थे रिच रिसोर्सेज के साथ उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया फॉरेन इन्वेडर्स ने। जो हाई लेवल पे जो टेक्नोलॉजी थी कॉलोनाइजिंग कंट्रीज की, वो उसने क्या हेल्प किया? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हेल्प किया दूसरे रीजन्स में, और उनकी जो सुप्रीमेसी थी कॉलोनीज पे उन्होंने उस सुप्रीमेसी को जमा लिया। ये रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं तब क्या होगी? टेक्नोलॉजी होगी अच्छी, डेवलपमेंट होगा और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी उसमें होगा। इंडिया ने क्या नोटिस किया कि जनरल में जो डेवलपमेंट है उसने नोटिस किया, और जो डेवलपमेंट है पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है वो ये नहीं है कि वो जो है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी। अगर मान लीजिए रिसोर्स है वो यानी कि रिसोर्स है लेकिन ना तो वो नाम मात्र का है, जैसे कि कोल, एक मान लीजिए कोल है, कोल एक रिसोर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके वो एक पत्थर है, वैसे वो रिसोर्स है लेकिन वो एक पत्थर ही तो है, उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके ही तो वो यूज में आएगा, वरना तो वो वेस्ट ही होगा एक तरीके से। तो जो ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है और जो पीपल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो इरेशनल कंजम्पशंस क्या होते हैं? इरेशनली तरीके से उनको हम कंज्यूम करते हैं और बहुत ज्यादा उनका ओवर यूटिलाइज करते हैं। इससे क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो रिजर्व कंजर्वेटिव्स हैं, अगर हम रिसोर्सेज को यानी कि बचाएंगे अलग अलग लेवल पे, तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। गांधी जी जो हैं वो एक सही एपीटी दैट मीन्स एक उपयुक्त थे
इस जो ये रिसोर्सेज कंजर्वेशन है इसको ऊपर आवाज उठाने के लिए वो बहुत ज्यादा उपयुक्त थे। इसने क्या किया, इसने जो गांधी जी थे इन्होंने जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं उनको प्लेस किया और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लॉइट भी किया, उसका इनकी शोषण किया। इसने क्या किया, इसने इनका मानना था कि जो ग्रीडी और जो सेल्फिश इंडिविजुअल है वो हमारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे हैं, वो अपने मतलब के लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और यानी कि वो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में सोच नहीं रही है, वो उनको बार बार उनका यूज करते जा रहे हैं। और ये जो रीजन है ये सबसे रूट कॉज है किसके लिए, रिसोर्स डेप्लीशन के लिए। महात्मा गांधी जो थे वो मास प्रोडक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, जो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और इसको रिप्लेस करके वो मासिस से प्रोडक्शन करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्शन होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम इसने क्या किया, इसने रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बचाव के लिए इसने बहुत ज्यादा डिफेंड किया। फर्स्ट टाइम कि सिस्टमेटिक वे में फर्स्ट टाइम इसने बहुत ज्यादा एडवोकेट, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे में इसने क्या किया, कंजर्व किया रिसोर्सेज को। 1968 में 1974 में गांधीन फिलोसफी ने स्क्यू मैचर के द्वारा उसकी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रेजेंट किया कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप हुआ ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसने इसको इंट्रोड्यूस किया और जो रिसोर्सेज के लिए मीन्स है इसने इसको एडवोकेट किया बहुत ज्यादा। कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन को इसने बहुत ज्यादा एडवोकेट किया और इसकी जो बुक है आवर कॉमन फ्यूचर इसने इसमें लेटर पब्लिश भी कर दिया था। इसमें सब कुछ रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या हमें अपनानी चाहिए वो सभी चीजें इसने अपनी बुक में रिप्रेजेंट किए थे। दूसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है अर्थ समिट एट रायो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992 फॉर कंजर्विंग द रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। इंडिया के पास अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। 43% प्लेन के लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं। 30% माउंटेन्स के लिए जो हमें पेरिनियल रिवर वाटर हमें प्रोवाइड कराते हैं। पेरिनियल दैट मीन्स फ्रीक्वेंट रिवर वाटर, और जो टूरिज्म के साइट्स हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। 27% हमारे प्लेट्यूज के लिए होते हैं जो मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट का सोर्स होते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 43% जो है वो प्लेन्स के लिए है, 30% माउंटेन्स के लिए एंड 27% किसके लिए है, प्लेट्यूज के लिए है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। इस लेक्चर में हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स जो है वो फॉलोइंग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है बहुत ज्यादा, जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जो लैंड है कल्टीवेशन के जो अवेलेबल नहीं है वो बैरन एंड वेस्ट लैंड जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी पुट कर दिया गया है। एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जो परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड उसके लिए भी यूजेस होता है। जो लैंड है मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप, रोव्स। मिसलेनियस जो यानी कि डाइवर्स ट्रीज जो होते हैं उनके अंडर में भी लैंड का यूज हो रहा है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि जो 5 साल तक एग्रीकल्चरल 5 साल तक यानी कि अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट करंट फैलो, बिना कंडीशन के लिए एक या उससे कम एग्रीकल्चरल साल के लिए उसको यानी कि लेफ्ट कर दिया गया है। दूसरे करंट फेलोज हैं जो 1 से लेकर 5 साल तक एग्रीकल्चर के बेस पे
पहले से ही अनकल्टिवेटेड रख दिया गया है। नेट सोन एरिया एग्रीकल्चर 1 साल से ज्यादा जब यानी कि अगर हम उसको यानी कि सोन करते हैं तो नेट सोन एरिया होता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया नेट सोन एरिया प्लस एरिया कल्टिवेटेड मोर देन इन वन एग्रीकल्चरल ईयर। सो चैप्टर यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी अपलोडेड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड नेक्स्ट लेक्चर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।